उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले देहरादून की, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अनुराग शंकधर के घर विजिलेंस ने रेड डाली है और आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस का एक्शन हुआ है। विजिलेंस की टीम अनुराग के देहरादून विष्णु विहार वाले घर पहुंची और घर के लोगों से भी टीम ने पूछताछ की। साथ ही टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लगे हैं। आरोपी अनुराग शंकधर समाज कल्याण विभाग में तैनात था। वहीं आरोपी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ और हल्द्वानी जोन की विजिलेंस टीम ने रेड डाली। देहरादून में प्यार इश्क मोहब्बत के बाद हुआ बवाल अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। देहरादून में आज दुकानें खोली गई और हालात काफी कंट्रोल में नजर आए। हालांकि पुलिस फोर्स तैनात रही, लेकिन हर तरफ हालात सामान्य दिखे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। पलटन बाजार में लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे और पूरे बाजार पर पुलिस की भी खास नजर रही। जबकि इससे पहले गुरुवार की रात को हंगामा शुरू हुआ तो शुक्रवार को दिन भी विवाद हुआ था और तनाव की वजह से दुकानों को बंद कर दिया गया। मगर अब हालात काफी हद तक सामान्य है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने जब बवाल और पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद में विरोध भी किया गया। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं और तीसरी तस्वीर है आज की पलटन बाजार की, जब पुलिसकर्मी तैनात थे लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नजर आए। देहरादून की शांत वादियों में कौन जहर घोल रहा है? कहीं निकाय चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है तो बीजेपी कह रही है कि देहरादून को कश्मीर नहीं बनने देंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि बवाल के बीच में पहुंचकर बीजेपी नेता शहर को आग में झोंक रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार देर रात देहरादून रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी हुई। बदायूं के प्रेमी जोड़े की कहानी देहरादून में दहशत की वजह बन गई। जिस देहरादून की पहचान शांत और सभ्य लोगों की शहर की थी, गुरुवार रात हुए बवाल के बाद अब वहां डर है। शुक्रवार को पलटन बाजार और घंटाघर में हंगामे में बीजेपी नेता क्यों पहुंचे, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। घंटाघर से लेकर थाने तक बीजेपी नेता उस विकास वर्मा के साथ दिखे, पुलिस की एफआईआर में जिसका नाम नंबर 1 पर है। तो क्या 10 लाख की आबादी वाले देहरादून में बवाल के पीछे बीजेपी नेता वोट खोज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में बढ़त के लिए या भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव जीतने के लिए किसी माहौल को बनाने की आवश्यकता नहीं है। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं कि पिछली बार जो हमारी कुछ कमी रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाएगी। बीजेपी का कहना है कि उसे निकाय चुनाव की नहीं, देहरादून कश्मीर न बने इस बात की चिंता है। तो कांग्रेस ने सवाल पूछा, शुक्रवार को पूरा शहर रुका, हर कोई डरा हुआ था, तब घंटाघर में कोई उत्सव नहीं था जहां बीजेपी के नेता पहुंचे। कश्मीर जैसी स्थिति अगर देहरादून में पैदा होगी तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। पत्थर कहां से आए, वो कांच की बोतलें कहां से आई जो बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर एकत्रित थी। कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया, लेकिन कुछ विषय हमारे देहरादून के, हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि इसका मूल स्वरूप ना बदले, ये सब विषय राजनीति से ऊपर उठकर हैं। बीजेपी के लोगों को दंगा कराने के अलावा कोई काम ही नहीं है। शहर में दंगा हुआ, शहर में कौन जिम्मेदार है? कल शहर में जो हुआ है उसका कहां पुलिस सोई हुई थी? कैसे रेलवे स्टेशन में किसी भी समुदाय के हों, इधर के हों या उधर के हों, कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए? कहां खुफिया एजेंसी गई थी? कहां थी खुफिया एजेंसी? कहां थी इंटेलिजेंस? कहां थी एलआईयू? कहां थी पुलिस? आप इस शहर को आग में झोंकना चाहते हो? बीजेपी को देहरादून में हुए बवाल के पीछे कोई राजनीति नहीं दिखती, वहीं कांग्रेस को पूरा बवाल बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम दिखता है। दंगे फसाद बवाल में नुकसान आम लोगों का होता है और बदनामी शहर की होती है, और यही इन दिनों देहरादून शहर के साथ हो रहा है, जहां बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव होने हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
सरकारी गाड़ी में पहुंचे कुछ लोगों ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शख्स की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। गाड़ी एक केंद्रीय एजेंसी की बताई जा रही है। मामले में पीड़ित प्रवीण सचदेवा ने राजपुर थाने को शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल मामला पुरकुल गांव में एक जमीन का है, जहां पर एक गाड़ी जिस पर भारत सरकार लिखा है और बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी केंद्र एजेंसी में देहरादून में चलती है। और कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में युवाओं के कई गैंग सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शहर के ITI, फूलचौड़ जैसे गैंग बनाकर बदमाशी का दौर जारी है और शुक्रवार रात इसी गैंग के कुछ लोगों ने नैनीताल रोड की शराब दुकान में एक शख्स से मारपीट की थी। पूरी घटना शराब ठेके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जबकि दूसरा वीडियो शनिवार दोपहर का है, जब MBG कॉलेज के ठीक बाहर कुछ लड़के आपस में भिड़ गए और इसी बीच जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो सामने आने के बाद में सोशल मीडिया पर नैनीताल पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में दहशत बनी हुई है। पुलिस द्वारा लगातार सर्विलांस के माध्यम से चेक किया जा रहा है। CCTV के थ्रू हम लगातार चेक कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आईज एंड ईयर्स कहीं ना कहीं जनता है। जितनी जल्दी हमारे पास जनता है, मीडिया है, जितनी जल्दी हमारे पास ये सूचना आएगी उतना ही हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से इसमें कार्रवाई करी जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है। IAS राधा रतूड़ी उत्तराखंड की मुख्य सचिव बनी रहेंगी और राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है और अब 31 मार्च 2025 तक के लिए राधा रतूड़ी ही मुख्य सचिव होंगे। राधा रतूड़ी को दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है और इस बार भी 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अब वो राज्य की मुख्य सचिव बनी रहेंगी। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेबसाइट लॉन्च की है और इसका नाम है www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है और उत्तराखंड के प्रवासियों को सरकार की पॉलिसी, प्रोग्राम और गतिविधियों की जानकारी इस पर मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया जाए और जरूरी है कि हम उत्तराखंड प्रवासियों के लगातार संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून की बात की, तो शनिवार को जवाब में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर उत्तराखंड के भू कानून की बात कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तक पहुंच गई है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब तक का सबसे सख्त भू कानून लाने का दावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, तो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी के भू कानून को बेस्ट बताया। बात भू कानून से शुरू हुई तो डेमोग्राफिक चेंज तक पहुंच गई। कांग्रेस ने भू कानून पर जहां सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की, वहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात पर यह पूछ डाला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान से कितने लोग उत्तराखंड में आए हैं। प्रदेश की सरकार को भू कानून पर बोलने से पहले राज्य में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राज्य में किन किन लोगों ने किन किन प्रयोजनों से जमीन खरीदी और जिस प्रयोजन के लिए खरीदी उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग आ गए विदेश के, अफगानिस्तान के, तुर्किस्तान के, तजाकिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, रोहिंग्या। करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। हम क्यों चाहेंगे कि यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ में करिए। डेमोग्राफी चेंज क्या हुई है, कहां के लोग आए, सारा पहाड़ खाली कर दिया आपने। उत्तराखंड में आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। इसी असंतुलन को खत्म करने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग हो रही है, ताकि बाहर से आकर कोई भी उत्तराखंड का माहौल न बिगाड़ सके।
ऐसे में कांग्रेस ने बाहर से आने वालों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जोड़ा तो जवाब बीजेपी ने भी दिया। हर बार अनेकों बार कानून संशोधन होता है, उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां उसमें ध्यान रखी जाती है। आज पुष्कर धामी जो कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट आने वाली है। जैसी रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सबसे अच्छा भू कानून जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें न उद्यम प्रभावित होंगे, न कृषि भूमि प्रभावित होगी, इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पाकिस्तानियों के बसने का इंतजार कर रही है या पाकिस्तानियों को बसाना चाहती है या रोहिंग्या को बसाना चाहती है? इस गैर जिम्मेदाराना गैरत वाले बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने का काम दूसरी जगह से आकर यहां रहने वाले कर रहे हैं, इसलिए कड़े भू कानून की डिमांड पर खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर अपनी बात कहनी पड़ी है। तो तिवारी सरकार के भू कानून को बेस्ट बताने वाली कांग्रेस डेमोग्राफिक चेंज करने वालों की डिटेल मांग रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में मजबूत भू कानून 1 साल के अंदर लागू किया जाएगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हल्द्वानी में यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस भी मजबूत भू कानून के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्र बुलाकर मजबूत भू कानून को पास करवाना चाहिए। उत्तराखंड की जनता भू कानून के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। प्रतीक्षा क्यों, इंतजार क्यों? ये कहें कि हम जल्द ही अगले सत्र में इसको जल्दी सत्र आहूत करेंगे, विशेष सत्र का आयोजन करके स्पेशल सेशन बुलाएं ना, विशेष सत्र बुलाएं और उसमें चर्चा करें और हम भी उसके पक्षधर हैं। सशक्त भू कानून के इतना देर, इतना विलंब, 1 साल का इंतजार क्यों करवाना चाहती है सरकार की नीयत, सरकार की मंशा मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड लगातार 5वें दिन भी बंद रहा और स्वाला के पास में हाईवे को खोलने के लिए डीएम चंपावत ने एनएच के इंजीनियर्स के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद में इंजीनियर ने तय किया कि 50 मीटर में रैंप तैयार किया जाएगा, साथ ही एंकरिंग भी की जाएगी। रैंप तैयार करने के साथ ही एंकरिंग के लिए एनएच जुटा हुआ है और बॉर्डर के अहम हाईवे को खोलने के लिए दिन रात काम हो रहा है, लेकिन अभी तक लाखों की आबादी को राहत नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि 12 सितंबर के बाद में पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन 90% मौके पर बंद रही। इस पे बंडल्ड एसडीए सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स डालते हुए हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड इंक्लाइंड वे में डालते हुए और उसको जो है ग्राउंड करें और तब जो है उसके ऊपर गेबियंस रखें, ताकि जो भी इस मास का जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है वो जो है रेस्टेन हो जाए। एम्स ऋषिकेश ने टिहरी जिले के दूर दराज के गांव में ड्रोन डिलीवरी से दवाई पहुंचाई। सिर्फ 30 मिनट में ऋषिकेश एम्स से टिहरी के गांव में ब्लड प्रेशर की दवाई पहुंचाई गई। ड्रोन मेडिकल सेवा से एम्स के हेलीपैड से 10 किलोमीटर का पेलोड टिहरी के चंबा ब्लॉक में भेजा गया और 33 किलोमीटर की हवाई दूरी और 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंबा ब्लॉक तक पहुंचने में ड्रोन को 30 मिनट का समय लगा। ड्रोन संचालन टीम ने चंबा ब्लॉक के स्कूल के प्रांगण में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को दवाओं की डिलीवरी उपलब्ध कराई। एम्स कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि एम्स की कोशिश है कि नई तकनीक से राज्य के दूर दराज के इलाकों तक ड्रोन सेवा द्वारा जरूरतमंदों को दवा भेजी जाए। और केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के पास में पैदल चल रहा श्रद्धालु अचानक से घोड़े की टक्कर लगने से नदी किनारे जा गिरा, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, जिसके बाद में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से पैदल रास्ते और रोड पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, जिससे कि नाराज केदार घाटी के व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और घोड़े खच्चर संचालकों ने प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि रास्ते ठीक नहीं होने से उनके काम पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं व्यापारी ने काम की रफ्तार तेज करने की स्थिति यह है कि 60 दिन के बाद भी आज रोड की स्थिति है, गाड़ी चलने के लायक नहीं है। इनका आरटीओ बोलता है कि रोड सुरक्षित नहीं है और एनएच बोलते हैं कि रोड जो है हमने पास कर दिया है। ये सिर्फ हमें बैठकों आज तक हमारे बैठकों का दौर चलता रहा। इतना मजबूर हो गया है व्यापारी और इतना मजबूर हो गया प्रशासन। और यात्री की समस्या की देखोगे तो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक 27 किलोमीटर यात्री पैदल जा रहा है। अगर यात्री 27 किलोमीटर पैदल चलेगा तो कितने दिन को यात्रा होगी। केदारनाथ पैदल रूट पर पिछले दिनों भारी भूस्खलन हुआ था और इसके बाद में शुक्रवार को भी भीमबली में मलबा आया था, जिसके बाद में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केदारनाथ रूट का पैदल दौरा किया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और केंद्रीय मंत्री टम्टा ने अधिकारियों के साथ में रोड के हालात को देखा और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द रास्ते और रोड ठीक किए जाएं ताकि चारधाम यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। अजय टम्टा खतरनाक रास्तों के बीच में पैदल चलते हुए मौके का मुआयना करते हुए नजर आए और अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जरूरी होगा वो मदद पहुंचाई जाएगी। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्री ड्यूटी पर लगाए हैं और मंत्री एक के बाद में एक जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि समस्या सुनने वाले मंत्री पिछले 2 साल से कहां थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तारीख तो नहीं आई, पर बीजेपी ने जिन मंत्रियों को वहां ड्यूटी पर लगाया है वो मोर्चे पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 2 दिन मंत्री रेखा आर्य ने अलग अलग जगह जनता दरबार लगाए और जनता की समस्याएं ऑन द स्पॉट सुलझाई। सड़क के अधूरे काम पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का वेतन तक रोक दिया तो 3 दिन से मंत्री गणेश जोशी भी 5 जनता दरबार लगा चुके हैं। मंत्री जी का कहना है कि सरकार आपके द्वार के फॉर्मूले पर काम हो रहा है और पूरा फोकस जनता की परेशानी दूर करने पर है। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण जो है हम लोग कर रहे हैं। मैं भी पिछले 3 दिन से लगातार ये 5वें कैंप में हूँ। जिन समस्याओं का निराकरण तुरंत हो सकता है हमने मौके पे कराया है। जो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर की हैं उसको देहरादून में जाकर से बात कर कराएंगे। रेखा आर्य और गणेश जोशी के साथ सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा को भी केदारनाथ का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब साफ है कि केदारनाथ में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल पूछा कि एक दिन में 2-2 दरबार लगा रहे मंत्री 2 साल से कहां बैठे थे। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाजपा से आखिरकार 5 मंत्रियों की चुनाव दृष्टिकोण से उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी दी है, सेक्टर वाइज जिम्मेदारी दी है। 2 साल में माननीय मंत्रीगण केदारनाथ या पहाड़ के जनपदों में कितनी बार उन्होंने जन समस्याओं को भ्रमण किया, ये सवाल को जनता उससे। केदारनाथ में कांग्रेस किस प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ेगी ये तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तय करेंगे, लेकिन फिलहाल उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी के मंत्री जनता दरबार लगाकर वोटर्स को गोलबंद करने में जरूर जुटे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिछले साल हुए इन्वेस्टर समिट के बाद में उत्तराखंड में निवेशकों के लिए जमीन की तलाश तेज हुई है। वहीं देहरादून के डाक पत्थर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की 180 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया और जहां पर 5 स्टार होटल और वेलनेस सेंटर खोलने पर विचार चल रहा है। हालांकि जमीन पर फिलहाल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन और एक स्कूल बना हुआ है। इसी बीच कर्मचारियों ने फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। और यह आंदोलन पूरा डाक पत्थर नहीं पूरे प्रदेश में फैलेगा और इसकी बड़ी भयानक पुनरावृत्ति की हम जो यूजीवीएनएल की है, राज्य विद्युत परिषद की है, सिंचाई विभाग की जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे चाहे किसी भी कीमत पे। और इसके लिए एक आंदोलन वहाँ पर प्रारंभ हो गया है। वहाँ के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन प्रारंभ हो गया, वहाँ की जनता भी आंदोलन पर आएगी। इस तरह संसाधनों की लूट को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की हलचल तेज है। स्टूडेंट यूनियन जुड़े नेता तरह तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही पूरा जोर लगा डाला है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। युवाओं की जोश, मस्ती और धमाल वाला ये अंदाज कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG की है, जहां छात्र नेता फ्रेशर पार्टी देकर पहली बार स्कूल से कॉलेज पहुंचे नए नवेले स्टूडेंट्स का दिल जीतने की कोशिश में है, ताकि आने वाले चुनाव में जीत हो सके। हालांकि ABVP हो या NSUI, किसी ने भी अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन नेताओं में जोश पूरा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग आए हैं हमारे पास, तो सबको अच्छा लग रहा है। हमने सबसे अभी पूछा है आपको कैसा लगा, क्या लगा, तो सबका कहना है कि बहुत अच्छा लगा हमें, और हमने इन बच्चों के लिए ये सब कुछ किया है और आगे भी हम करते रहेंगे जितना हमसे इन बच्चों के लिए हो पाएगा। दूसरी तरफ फ्रेशर्स को भी ये सब कुछ खूब रास आ रहा है, क्योंकि छात्र नेता मस्ती के साथ खाने पीने तक का इंतजाम बखूबी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेशर्स पार्टी में, और अभी ऐसा वोट वगैरह का तो कुछ है नहीं, जिसको देने के चाहेंगे उसको देंगे। जाहिर है स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचे स्टूडेंट्स को ये सब धमाल और रौनक खूब पसंद आ रही है। इसी के बहाने छात्र नेता भी अपने नाम के पर्चे स्टूडेंट्स के हाथों में थमाने लगे हैं, ताकि टिकट मिलने पर जीत का रास्ता साफ हो सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।